चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको दिया है कि एक आपके पास मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपसे स्पीड ऑफ इमेज और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि dv/dt जो होता है, dv/dt यानी स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू v²/u²। में स्पीड की बात कर रहा हूं बेटा, स्पीड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोई माइनस प्लस का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास du/dt। आपको v दिया हुआ है, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है का स्क्वायर इंटू ये दिया है आपके पास 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, और उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है यहाँ पर कहीं 10 के आसपास। तो आपको बताना है कि इमेज का जो पैटर्न है, इमेज का जो नेचर है, इमेज का जो साइज है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, मैग्नीफाइड और अनमैग्नीफाइड। अनमैग्नीफाइड का मतलब है कि वो जो है साइज कम हो चुका है, डिमिनिश हो चुकी है इमेज। तो यहाँ पे अनमैग्नीफाइड का मतलब समझ लेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पोल है बेटा, और ये जो है आपके पास ये डिस्टेंस कितना होता है, 2r के बराबर होता है, और 2r की वैल्यू आपके पास दी हुई है 16 के बराबर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिल जाता है 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है r है, आपका ऑब्जेक्ट r से 2r के बीच में है, r से 2r के बीच में है, r से परे है। तो हम समझ गए कि r से यदि परे होता है आपका ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड बनती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है कि एक लाइट रे जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट करती है इस मिरर के ऊपर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पर गिरती है, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस इनिशियल के क्या है कि मिरर नंबर m1 के पैरेलल निकल जाती है। इस m1 के पैरेलल जो है वो निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो आपसे पूछा ये गया है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है कितना है, मिरर्स के बीच का एंगल। तो मैंने मान लिया कि इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा के बराबर है, अल्फा के बराबर मैंने मान लिया एंगल। अच्छा, ये यदि अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है मिरर के, तो ये समझ के अल्फा है। और यदि हम बात करें नॉर्मल की, ये आपके पास नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी 90 माइनस अल्फा। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि जितना एंगल इंसिडेंस का होता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होता है। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा के बराबर। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा के बराबर। अच्छा ठीक है। अब ये जो है ये पैरेलल निकल जाती है, ये एंगल यदि अल्फा है तो ये पूरा एंगल कितने होने वाला है, ये भी पूरा एंगल अल्फा के बराबर होने वाला है। ये अल्फा के बराबर होने वाला है तो ये एंगल कह सकता हूं कितना होगा, अल्फा/2 के बराबर होगा, अल्फा/2 के बराबर, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये अल्फा/2 और ये अल्फा/2 होना पड़ेगा। अब बेटा ये देखिए नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल इस मिरर का नॉर्मल है, तो इस मिरर का नॉर्मल और इस मिरर के बीच में एंगल जो है 90 होना चाहिए। ये एंगल यदि अल्फा/2 है तो ये एंगल कह सकता हूं कितना होगा, 90 माइनस अल्फा/2। ओहो, अब इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां लिख सकता हूं अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 3 अल्फा/2 इज इक्वल टू 90, और ये बन जाएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पूछा है। हम जानते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है वो 1/लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। सो μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2 आप यहां पे लिख देंगे। तो जब आपके पास लाइट जो है वैक्यूम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 6000 जो है इसका वेवलेंथ है, और जब वो जाती है 1.5 के मटेरियल में तो उसका लैम्डा हो जाता है लेट्स से लैम्डा के बराबर। लैम्डा की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे आप। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक लाइट ट्रेवल है टी थिकनेस की स्लैब से पास होती है, कितना समय लगेगा उसको। देखिए भाई, लाइट जा रही है इस तरीके से, ठीक, इसकी जो थिकनेस है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो हो जाती है इस मीडियम में c/μ के बराबर हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है, c/μ के बराबर हो जाती है किसी मीडियम में। यदि c स्पीड वैक्यूम में है तो उस मीडियम में स्पीड हो जाएगी c/μ। अच्छा, इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है t, कितनी कांस्टेंट स्पीड से c/μ, तो हम लिख सकते हैं कि टाइम जो लगेगा उसको दैट विल बी t/c/μ। तो यहां से मिल जाएगा आपके पास μt/c के बराबर, μt/c। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि लाइट रे एक सॉलिड ग्लास स्फीयर
से एंटर करती है। अच्छा, एक स्फीयर बना देंगे लाइक दिस, और किसी भी पॉइंट पर मान सकते हैं कि 60 डिग्री पर वो इंसिडेंट होती है। अच्छा, और जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 के बराबर है, बाहर एयर है, म्यू इज इक्वल टू 1 है। अब कहा गया है कि रे इज बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट फार्दर सरफेस। ये नियरर सरफेस है, फार्दर सरफेस है, तो यहां से ये टकरा के बेटा देखिए इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल से 60 डिग्री बना रही है, तो नॉर्मल से कुछ और एंगल यहां पे बनाएगी। मान लीजिए एंगल है θ1 के बराबर है। अब इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है, तो ये जो है इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बना देंगे, तो एक इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है मैंने मान लिया ये रिफ्रैक्टेड रे है, मैंने मान लिया ये एंगल है θ2 के बराबर, ये रिफ्रैक्टेड है। तो आपको बताना ये है कि रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना होगा। बहुत ही सिंपल है सवाल कि भाई ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक समान है, ये रेडियस r है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी r है, यहाँ से लेके यहाँ तक की r है। ये यदि θ1 के बराबर है तो ये भी क्या होगा, θ1 के बराबर होगा। यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं कि μ1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन θ2, μ1 की वैल्यू √3, μ2 की वैल्यू 1। यहाँ से आप θ2 निकाल लेंगे, यहाँ से θ1 आपको मिल गया, तो ये कह सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, ये θ1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही करके आप निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल। सिंपल है, एक बार स्नेल्स लॉ आपको यहाँ लगाना है, एक बार यहाँ लगाना है, θ1 मिल जाएगा, और θ1 से यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो θ2 भी मिल जाएगा। ओके, कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि वेसल है 2h, उसकी डेप्थ है, उसमें दो तरह के लिक्विड हैं, आधे में कुछ है आधे में कुछ है, आपको बताना है अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी। तो आप ये जानते हैं कि जब एक से ज्यादा मीडियम होते हैं और वो सीरीज में लगे हैं मीडियम, तो वहां पे जो टोटल अपेरेंट डेप्थ होती है h डैश की वैल्यू वो h बाय μ1, क्योंकि 2h का टोटल थिकनेस है, उसमें h कुछ और भरा है, h कुछ और भरा है, सो h बाय μ1 प्लस h बाय μ2 जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ये एयर के रेस्पेक्ट में उस पहले t थिकनेस का, h थिकनेस का अपेरेंट डेप्थ, और एयर के रेस्पेक्ट में दूसरी थिकनेस जो है वो भी h ही है, दूसरे मीडियम है μ2 है, उसके लिए अपेरेंट डेप्थ, दोनों का समेशन कर देंगे, टोटल अपेरेंट डेप्थ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि एक सोर्स यहाँ पे रखा है एक कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, तो जब इस सोर्स से लाइट क्रिटिकल एंगल पर आकर गिरती है तो वो इस तरीके से जो है ग्रेज कर जाती है, ग्रेजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इस पॉइंट से आगे जो भी लाइट रे जाएगी वो लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाती है, ये जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाएगी, तो यहाँ पे TIR आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो भी लाइट रे इंसिडेंट होने वाली हैं वो तो बाहर निकल जाएंगी रिफ्रैक्ट होके, इस पॉइंट से आगे जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट होंगी वो क्या होंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उनके साथ होने वाला है। सेम गोज फॉर दिस पॉइंट, इस पॉइंट से दूर जो है लाइट रे वो अंदर चली जाएंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे देखने को मिलेगा, और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो लाइट है वो बाहर निकल जाएंगी। तो हमें यही निकालना है कि इस टोटल परसेंटेज जो है, जो एनर्जी निकल रही है सोर्स से, वो कितना परसेंट जो है बाहर जाएगी, कितना जो है TIR हमको देखने को मिलेगा। तो भाई हम ये जानते हैं कि ये एंगल C के बराबर है, तो ज्योमेट्री से कह सकते हैं ये एंगल जो है क्या होगा, C के बराबर। तो ये बेसिकली एक कोन है, ये क्या है, एक कोन है, और कोन का जो हाफ एंगल है वो आपको मिल चुका है C के बराबर है। ये हाफ एंगल क्या मिल चुका है, C के बराबर है। ये लाइट सोर्स जो है वो हर डायरेक्शन में जो है लाइट अपना जो है इमिट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एक 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए लाइट जो है वो 100% निकलती है। 4 पाई एंगल के लिए, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए, 4 पाई सॉलिड एंगल होता है एक स्फीयर का। ठीक, तो यदि हम ये निकालना चाहें किसी एक यूनिट सॉलिड एंगल के लिए निकालना चाहें तो मैं कह सकता हूं 100/4 पाई% आपकी लाइट जो है बाहर निकलने वाली है। और मैं कहूं कि हमारे पास ये कोन है, इस कोन के थ्रू ही हमें लाइट निकल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ हाफ एंगल ऑफ द कोन, ये सॉलिड एंगल हो गया इस कोन के करस्पॉन्डिंग। इस
सॉलिड एंगल के लिए कितना परसेंट लाइट बाहर जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं 100/4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस सी, इतना जो है परसेंटेज लाइट बाहर जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि आपको ऑप्टिकल पाथ निकालना है। तो भाई ये देखिए, ये आपके पास डिस्टेंस ए है, ये एंगल जो है कितना है 30 के बराबर है, तो ये पाथ ए से लेके ओ तक कितना हो जाएगा, पाथ ए ओ की वैल्यू हो जाने वाली है ये a/sin 30। सिंपल आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं। मैं बात करूं पाथ ओबी की, पाथ ओबी जो है वो मैं लिख सकता हूं कि ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक की वो b के बराबर है, ये एंगल 30 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी b/cos 30 के बराबर। अब हम जानते हैं कि यदि आपको ऑप्टिकल पाथ निकालना है, ऑप्टिकल पाथ की बात करूं, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इंटू ये एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है AO प्लस इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, वो मान लीजिए म्यू के बराबर है, और इसका जो पाथ है एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है OB। अब यहां से आप म्यू निकाल लीजिए, स्नेल्स लॉ लगा के म्यू निकाल सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू ग्लास का, ये जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 30 से 2 चला जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3, और ये √3 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको ऑप्टिकल पाथ मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ये सिचुएशन है, एक ऑप्टिकल फाइबर की सिचुएशन आपको दिखा रखी है, आपको पूछा गया है कितने रिफ्लेक्शन होने वाले हैं। तो भाई ये एंगल 40 डिग्री है, यहाँ पे यदि इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये आपका नॉर्मल है इस समय, नॉर्मल, ये एंगल 40 डिग्री के बराबर है, एंगल θ2 पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1.31 इंटू साइन θ2। तो यहां से आपको साइन θ2 जो मिलने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली मिलता है 0.5 के आसपास, और θ2 यहां से देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 30 डिग्री के बराबर। ये 30 डिग्री आपको मिलने वाला है। ठीक बात। अब ये 30 डिग्री है, हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट होती है वो TIR करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन आपको वहां देखने को मिलता है। तो ये एंगल 90 है, ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, TIR हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ये कितना हो जाएगा 60 के बराबर। ठीक बात। अब भाई ये देखो डिस्टेंस कितना इसने खा लिया है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना पाइप का जो है इसने क्या कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खा लिया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर घेरा है हॉरिजॉन्टल में, कितना पार्ट ये यूज कर लिया एक रिफ्लेक्शन में। तो मैं निकाल सकता हूं कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है d के बराबर, ये d है, ये पता नहीं कितना है, लेट्स से x मान लिया इसको, तो मैं लिख सकता हूं d/x, यहां मैं लिख सकता हूं d/x इज इक्वल टू 1030 इज इक्वल टू 1030 कितना होता है 1/√3, तो आपको मिल जाएगा यहां से x इज इक्वल टू d√3, d कितना है आपके पास 20 माइक्रोमीटर के बराबर, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू √3, ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ दे रखी है 2 मीटर के बराबर, और हम कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन में इतना पार्ट जो है यूज हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन काउंट करने के लिए हम 2 मीटर में डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू, 2 मीटर को x से डिवाइड कर देंगे, 2 मीटर को x से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर जो है मिल जाएगा 57,000 समथिंग जो है आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मिलते हैं। तो सबसे क्लोज जो ऑप्शन है वो 57,000 ही होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि एक बीकर है और उसमें H1 हाइट तक केरोसिन है, H2 हाइट तक वाटर है, आपको टोटल हाइट H1 प्लस H2 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 है, आपको अपेरेंट शिफ्ट बताना है। तो दोनों शिफ्ट्स को है आप जोड़ सकते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो है एयर के रेस्पेक्ट में, उसको आप जोड़ दीजिए, आपको टोटल शिफ्ट मिल जाएगा। टोटल शिफ्ट हम जानते हैं कि T1 H दे रखा है हाइट, सो H1 1 - 1/μ1 प्लस H2 1 - 1/μ2, दोनों शिफ्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक फिश है ऊपर देख रही है आउटसाइड वर्ल्ड को सर्कुलर हॉराइजन में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 3/2, और फिश जो है उसकी हाइट दे रखी है, रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है आपको। तो भाई ये अभी मैंने कंटेनर वाला जो सवाल आपको कराया था बिल्कुल सेम सवाल है। ये यहाँ पे फिश है
और ये हाइट आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर, और क्या दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, और आप जानते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल होता है C के बराबर। ये एंगल C यहाँ पे निकाल देंगे, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल निकाल देंगे तो आपको ये C मिल जाएगा, और आपको 12 सेंटीमीटर पता ही है, तो आप ये रेडियस निकाल देंगे इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से रेडियस निकाल देंगे। तो आपके पास सिचुएशन ये बन रही है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास रेडियस है। तो आपको हाइट दिया हुआ है, C आप निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगा के सरफेस पर, और R जो है आपको निकालना है। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो भाई इसमें बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरफेरेंस जो है आउटसाइड से, उनको ये गलत है, ठीक है, गलत है। पहला ऑप्शन सही है। ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्रेडेड का मतलब चेंज होता हुआ। हम जानते हैं कि अंदर का जो पार्ट है वो डेंसर होता है, बाहर का पार्ट जो है क्लैडिंग जो है वो रेयरर मीडियम की बनाई जाती है, जिससे TIR हो, हर एक रिफ्रैक्शन पर TIR होना चाहिए, हर एक जब भी टकराए लाइट इसके मटेरियल से TIR होना चाहिए। तो पहला पार्ट सही है, ग्रेडेड का मतलब होता है चेंज होता हुआ। थर्ड पार्ट है कि एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस होता है, इसलिए यूज करते हैं इसको, सही बात है। ऑप्टिकल फाइबर जो है उनकी होमोजीनियस कोर होती है और सूटेबल क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग का मतलब आउटर लेयर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताना है, क्या होगा। तो भाई यहां देखिए सवाल में कि ये लाइट आती है ऐसे नॉर्मल के साथ बनाती है 45 डिग्री एंगल, और यहां पे TIR आपको देखने को मिल रहा है, TIR देखने को मिल रहा है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ग्लास और एयर के इंटरफेस पर जो है रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहां पे TIR हो रहा है। और TIR कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो पहले आप यहां पे क्रिटिकल एंगल निकाल दीजिए। क्रिटिकल एंगल में यहां पे निकालने की कोशिश करूं तो आप लिख सकते हैं यहां पे दैट म्यू इंटू साइन C इज इक्वल टू, बाहर का मीडियम क्या है, एयर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90। तो यहां से आपको साइन C की वैल्यू मिल जाएगी, साइन C इज इक्वल टू 1/μ के बराबर, साइन C की वैल्यू 1/μ। और हम जानते हैं क्या होना चाहिए, I की वैल्यू जो है वो C से ज्यादा होना चाहिए। I क्या दे रखा है आपको, 45 डिग्री, 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन C, सो 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन C। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन 45 है 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन साइन C, और साइन C कितना है 1/μ, तो यहां लिख सकता हूं 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, यही है, I शुड बी ग्रेटर देन C, 1/√2 ग्रेटर देन C। तो यहाँ पे म्यू के बारे में बता सकते हैं, म्यू शुड बी ग्रेटर देन, ये यदि हम इनको रिवर्स कर देंगे, इनको फ्लिप कर देंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देंगे, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन जो है पलट जाएगा। सो म्यू जो है वो ग्रेटर देन √2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक बात। आगे चलते हैं, आपके पास बी ऑप्शन सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि रे ऑफ लाइट है और प्रिज्म पर पड़ रही है, इमर्जेंट रे, लाइट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो भाई ये देखो, द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। देखिए भाई इसी को डेविएशन कहते हैं, कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट लाइट रे के साथ कितना एंगल बनाती है, इसी को कहते हैं हम डेविएशन कहते हैं, टोटल डेविएशन। और टोटल डेविएशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री के बराबर, और ये होता है I + E - A के बराबर। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री के बराबर, आपको एपेक्स एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज आल्सो 30 डिग्री। आपसे इमर्जेंट एंगल पूछा गया है, आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा है, निकाल सकते हैं रिलेशन से, सॉल्व कर लेंगे इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक बंदा जो है मिरर की तरफ भागता है 15 मीटर पर सेकंड से, स्पीड बतानी है इमेज की। अब यहाँ पे सिर्फ मिरर लिखा है, तो यदि ये स्फेरिकल मिरर होता तो हमें और भी डेटा चाहिए होता, लेकिन यहाँ पे और कोई डेटा है नहीं, तो हमें ये मानना होगा कि ये मिरर जो है ये स्फेरिकल मिरर नहीं है, ये एक प्लेन मिरर है। तो एक प्लेन मिरर है, एक बंदा भागता है 15 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी इमेज जो है हम बता सकते हैं ये मिरर की तरफ भागेगा, तो इसकी इमेज भी मिरर की तरफ भागेगी, तो इमेज जो है 15 मीटर पर सेकंड से भाग रही होगी। इसके रिलेटिव हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो 30 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ f है, इमेज बनाता है जो कि 1/n टाइम्स है ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है 1/n के बराबर,
लीनियर मैग्निफिकेशन 1/n के बराबर है, फोकल लेंथ f के बराबर है, एक गिवन है आपको। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो हम जानते हैं मिरर इक्वेशन से 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ से 1/v को लिख सकता हूं मैं fu अपॉन f + u, और यहाँ से मैग्निफिकेशन को लिख सकता हूं दैट इज v/u। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा आपके पास f अपॉन f + u। f अपॉन f + u मैग्निफिकेशन है जो कि 1/n दिया है, दैट इज इक्वल्स टू f अपॉन f + u। इसको सॉल्व करेंगे आके, fn इज इक्वल्स टू f + u, तो आ जाएगा आपके पास f - 1 × n इज इक्वल टू u। सो n × f - 1 विल बी द आंसर। ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, f × n - 1, यहाँ पे f कॉमन आएगा, सो f × n - 1 जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर दूर है कॉनकेव मिरर से, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है। तो भाई देखिए फोकल लेंथ इतना है, तो 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि वो कहां रखा है, r डिस्टेंस पर रखा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बिल्कुल उसी जगह बनता है, जो है फ्लिप हो जाता है, यानी कि इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। इन्वर्टेड, रियल और सेम साइज का, इन्वर्टेड, रियल और सेम साइज का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि कॉनकेव मिरर है, 6 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है और 3 टाइम्स जो है उसका मैग्निफिकेशन है, m = 3, फोकल लेंथ f = 6। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है मिरर से कितना होगा, तो अभी हम ये सॉल्व करके चुके हैं, तो रिजल्ट कितना था, n - 1 जो है हमें पिछले सवाल में दिया था ना कि मैग्निफिकेशन कितना है, 1/n। तो यहाँ से उस सवाल के हिसाब से n की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी कितनी, 1/3 के बराबर, और हमारा आंसर आएगा f × 1 - n 1/1/3, आ जाएगा आपके पास 2/3 × 6, तो आ जाएगा आपके पास 4। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 17 की तर्ज पे हमने क्वेश्चन नंबर 19 जो है सॉल्व कर दिया है। ठीक बात, बिल्कुल सेम रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट की और ब्लू लाइट की बतानी है, तो हम जानते हैं कि म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, और लैम्डा का ऑर्डर क्या होता है, वेब ग्योर जो है हमें वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ और ज्यादा, वेवलेंथ और भी ज्यादा, फिर बढ़ती वेवलेंथ का ये क्रम है, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उतना ही म्यू जो है कम होने वाला है। तो इसका मतलब यहां पे बात करें ब्लू की और रेड की, तो भाई किसका म्यू ज्यादा है, यदि लैम्डा की बात कर लो पहले, लैम्डा ऑफ ब्लू इज स्मॉलर देन लैम्डा ऑफ रेड। यदि लैम्डास में ये रिलेशन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्या रिलेशन होगा, तो इनका उल्टा रिलेशन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। सो म्यू बी विल बी ग्रेटर देन म्यू आर। तो यदि हम रेशियो देखना चाहें रेड का ब्लू के साथ, सो म्यू आर बाय म्यू बी विल बी लेसर देन 1, लेस देन यूनिटी जो है हमारा आंसर हो जाएगा।